हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका इम्पोर्टेंस केवल 11th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 9th to 12th सभी क्लासेस के लिए है। ठीक है, हम लोग आज सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट में मेरे रहने के लिए टेलीग्राम पर मुझे द डिफाइन रुद्रा या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं, जो नंबर मेरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। इस सार्थक अंक के साथ साथ हम लोग कुछ और भी जानेंगे। संदिग्ध अंक, इसको बोलते हैं डाउटफुल फिगर। ठीक है बेटा, और मैं आपको बताऊं इसके साथ साथ और भी बातें जो हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है ये? पहली बात तो आपसे ये कहूंगा बेटा कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी को, किसी राशि को मेजर करती है तो उसके मेजर करने की एक लिमिट होती है, जहां तक वो पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगी, पूरी यथार्थता के साथ क्या करेगी, मेजर करेगी। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात बेटा। जब हम किसी माप को लेते हैं और लिखते हैं उसकी वैल्यू को, तो उसका जो आखिरी अंक होता है, जैसे 2.52, किसी लंबाई को हमने मेजर किया सेंटीमीटर स्केल से, और जब मैंने उसका माप लिखा तो ये जो 2 होता है बेटा, ये हमारा संदिग्ध अंक होता है। क्यों सर ये संदिग्ध अंक क्यों है, क्यों ये डाउटफुल है? आपको समझाता हूं कि क्यों ये वाला डिजिट डाउटफुल है। क्या एक्यूरेसी है कि आपने जो मेजर किया है उसमें ये वाला अंक 2 ही होगा? इसकी क्या एक्यूरेसी है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपने एक्यूरेट मेजर किया है 2.52? ठीक है ना, आइए आपको दिखाता हूं कि 2.52 को मैंने एक्यूरेट मेजर किया है या फिर नहीं। जरा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें। ये घरों में यूज होने वाली पटरी है। जरा देखो तो बेटा, इसमें 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, ये 0, ये 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3। आप जरा ध्यान दें, आप इस पटरी में 2.52 मेजर किए हो बेटा, तो आपको पहले बताता हूं 2.5 कहां तक है। ये है 2.5, यहां तक, ये है 2.5, 2.5, एकदम यहां तक करेक्ट आपने मेजर किया, एकदम सही मेजर किया है, पूरे यथार्थता पूर्वक मेजर किया है। लेकिन ये जो 2 वाला अंक है बेटा, 2 वाला, ये वास्तव में 5 और 6 के बीच का जो ये माप है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इस एक खाने के अंदर भी 10 खाने हैं। उस 10 खाने में से ये वाला जो है, ये कहते हैं बेटा क्या, 2.52, ये 2 ये वाला है बेटा। ठीक है ना, यानी कि अगर आप केवल यहां के बाद, ये 10 खाने इसके अंदर है, अगर आप यहां के बाद केवल यहां तक रह जाते, केवल यहां तक, तो इस माप को कहते 2.51, और यहां के बाद 2.5 के बाद, यहां के बाद 2.5 के बाद अगर आप यहां तक जाते तो यहां तक के मेजर को कहते 2.53। ठीक है ना, अगर आप इस पर रहते तो 2.5 कितना होता, 2। अगर आप एग्जैक्ट इस पर रहते तो, लेकिन जब आपने जिस स्केल का यूज किया है, किसका यूज किया है, स्केल का, उस स्केल में क्या इन 2 लाइनों या फिर इस एक खाने के जो 10 खाने हैं, क्या ये क्लियर इसमें बने हुए हैं? क्या यहां पर खींचा गया है?
ये 10 खाने क्या अंदर खींचे गए हैं? नहीं खींचे गए हैं। तो क्या आप करेक्ट माप सके? नहीं माप सके। तो क्या गारंटी है इस बात की कोई कि आपने 2.52 एग्जैक्ट करेक्ट नापा है? नहीं। और अगर नापा भी है, मान लो खींच भी लिया जाए, मान लो मैं इस 10 खाने को अंदर खींच भी दूं, तो भी अगर यहां तक आया तब तो आप 2.52 कह सकते हैं। लेकिन अगर हल्का सा भी इधर से इधर आ गया तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? 2.1 कह दोगे? 2.3 कह दोगे? नहीं। अगर यहां आ गया तो क्या कह देंगे? 2.53 कह देंगे? बताइए। नहीं। यानी अब आप जो सच कहें तो 2.52 जो है बेटा, ये 2.51 और 2.53 के कहां पर है? बीच में है। कहीं पर भी होगा अगर 2.51 और 2.53 के बीच, इस पूरे स्पेस में कहीं पर भी होगा तो आपको 2 क्या ही कहना पड़ेगा? 52 ही कहना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि ये जो 2 वाला अंक है, ये वाला, इसकी यथार्थता पूर्वक स्थिति जानकारी में नहीं है, इसीलिए हम इसको डाउटफुल कहते हैं। ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। ठीक है बेटा? यानी हम आपसे कहेंगे कि किसी भी माप का जो आखिरी डिजिट है, लास्ट काउंट है, वो हमेशा डाउटफुल होता है, उसे संदिग्ध अंक कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हम किसी राशि को मापन करने के बाद उसके मान को लिखते हैं तो इसी पहले संदिग्ध अंक तक के अंक को कौन सा अंक कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। समझ सके इस चीज को? यानी किसी राशि के माप में, अच्छा ये बताओ, यहां तक तो बिल्कुल यथार्थतापूर्वक नापा गया है, 2.5। ये ऐसा नहीं है, ये जो दूसरा अंक है ये भी नापा गया है लगभग यथार्थतापूर्वक ही, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें डाउट है। तो हम ये तो कहेंगे क्या चीज कि किसी माप में यथार्थतापूर्वक, ठीक है ना, किसी माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को, ठीक है ना, और पहले संदिग्ध अंक को, ये तो यथार्थतापूर्वक ज्ञात है, कौन? 2.5। लेकिन ये पहला संदिग्ध है, ये पूरी तरीके से यथार्थ नहीं है, ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी किसी भी माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक 2.5 और इस पहले कौन से अंक? संदिग्ध अंक। इसको कौन सा अंक कहते हैं बेटा? सार्थक अंक कहते हैं। यानी इस माप में कुल कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है ना? तो किसी भौतिक राशि के माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक तथा पहले संदिग्ध अंक को कौन सा अंक कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। एक बार आपसे और एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या चीज कि सर जरा हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि सार्थक अंक जो है हमारा, जो सार्थक अंक है, क्या ये किसी अन्य बात पर भी निर्भर करती है? इसके और क्या खेल हैं, आइए समझाते हैं। तो बेटा इसका अन्य खेल देखते हैं। पहला क्या चीज कि सार्थक अंक की गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सार्थक अंक की? तो जरा पहला गुण समझिए सार्थक अंक का। सार्थक अंक का पहला गुण ये है बेटा कि किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या जो है वो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। यानी क्या कहते हैं, जो सार्थक अंकों की संख्या है, सार्थक अंकों की जो संख्या है बेटा, वो किस पर डिपेंड करती है? अल्पतमांक पर, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। इसकी मीनिंग क्या निकल कर आई, जरा समझाने का प्रयास करिए सर, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने किसी चीज को मापा, किससे? मीटर स्केल से, तो 2.5 सेंटीमीटर आया। फिर हमने उसको वर्नियर कैलिपर से नापा तो 2.52 सेंटीमीटर आया। फिर हमने उसको स्क्रू गेज से नापा तो 2.52 कितना आया? 0 सेंटीमीटर आया। जरा आप मेजर करिए, इसमें क्या कहते हैं कि देखो इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 2 है, इसमें जो सार्थक अंक है वो 3 है, इसमें जो सार्थक अंक है वो कितने हैं बेटा? 4 है। ठीक है ना? तो 2, 3 और 4 सार्थक अंक हैं। जरा आप एक बात ध्यान दीजिए कि
अगर हम कहें तो मीटर स्केल का अल्पतमांक पॉइंट कितना होता है 1, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 होता है, ठीक है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या ध्यान देंगे सर, देखो जरा, दशमलव के बाद एक अंक और यहां पर देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, ठीक है ना। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 2, यहां भी देखिए दशमलव के बाद 2, यहां भी देखिए दशमलव के बाद 3, यहां देखिए दशमलव के बाद क्या कहते हैं, ये देखिए अल्पतमांक में दशमलव के बाद यहां 3 है, यहां देखिए अल्पतमांक में भी दशमलव के बाद 3, या दूसरे तरीके से दिखाते हैं, कुल सार्थक अंकों की संख्या इसमें 2 है, यहां देखिए संभावना 2 बनने की है, यहां देखिए कुल सार्थक अंकों की संख्या 3 है, यहां देखिए संभावना 3 बनने की है, यहां देखिए कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 है, यहां भी देखिए संभावना कितने बनने की है, 4 बनने की है। यानी हमने आपसे क्या चीज कह दिया कि जरा ध्यान दें कि वास्तव में जो अल्पतमांक है कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है सार्थक अंकों की क्या बेटा, संख्या। कितने सार्थक अंक अधिकतम हो सकते हैं, कितने अधिकतम क्या हो सकते हैं सार्थक अंक, ये वास्तव में अल्पतमांक पर निर्भर करता है। आइए आगे देखते हैं बेटा, इसका अगला गुण देखते हैं। इसका अगला गुण है क्या, दशमलव बिंदु की स्थिति का क्या सार्थक अंक पर कोई प्रभाव पड़ता है, दशमलव बिंदु के कारण क्या सार्थक अंक पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे एकदम स्पष्ट कह दूं कि दशमलव बिंदुओं का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। कैसे, आइए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2.52 सेंटीमीटर, देखिए 2 दशमलव का सार्थक अंकों पर प्रभाव नहीं पड़ता। समझिए एग्जांपल के साथ, 2.52 सेंटीमीटर बेटा, जरा इसको मिलीमीटर में बदलो तो 25.2 मिलीमीटर, ये वही माप है। अगर सेंटीमीटर में 10 का गुणा कर दें तो मिलीमीटर में बदल जाता है। अब देखिए यहां पर भी सार्थक अंक 3 थे, यहां पर भी सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। अगर इसको मीटर में बदल दें 0.0252, यहां देखो यहां पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी ही है, 3 है, ये 0 यहां पर सार्थक अंक नहीं है। मैं आगे आपको सार्थक अंक कैसे पता लगाते हैं ये बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां पर 3 सार्थक अंक हैं, ये मीटर में आ गया। यानी वास्तव में कहा जाए तो दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर फर्क नहीं पड़ता। ये एक सहायता हमको और मिल पाई यहां से, क्या चीज, अगर आप चाहें तो मात्रक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करिए, बहुत जरूरी है। जो लोग जीवन में मेहनत नहीं करते वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि आप बैठ करके पढ़ेंगे और आपको कुछ हासिल हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है कि आप मेहनत ना करें, सिर्फ ये सोचें कि हम जीवन में ऐसे सफल हो जाएंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई उच्च उद्देश्य बिना मेहनत के नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं ये जानता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ ही ले और तभी सफलता हासिल करे, लेकिन ऐसा जरूर है कि पढ़ने से आप सफल बनने के लिए वो सारे रास्ते अपना सकते हैं, वो सारे सोच अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं, उन सारे अवसरों को पहचान सकते हैं जहां से आप सफल होंगे। ये नहीं जरूरी है कि पढ़ करके आप इंजीनियर ही बनकर सफल हो, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ना होता है, जो ज्ञान होता है, ये मनुष्य को सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए एक क्या प्रोवाइड करता है बेटा, आर्ट प्रोवाइड करता है, कला प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये जीवन जीने की कला देती है स्टडी, ठीक है ना। तो मन लगाएं स्टडी में, थोड़ा सा समय दें अपने आप को। बाकी मैं जानता हूं कि समय बदल चुका है, लोग स्टडी करने को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना मोबाइल चलाने को इंपॉर्टेंस देते हैं। अदर वीडियोस देख लेंगे, स्टडी वीडियोस को नहीं देखेंगे। तभी देखेंगे जब उसमें मैं आपसे कोई उलूल जुलूल बातें करूं, ठीक है ना, तो आपको उसमें रस आता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, नहीं देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ाई ही मिलेगी सिर्फ मेरे चैनल पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो हो गया निर्भरता। यानी एक चीज और, आप चाहें तो मात्रक बदल सकते हैं। देखिए मात्रक बदला है, यहां सेंटीमीटर, यहां मिलीमीटर और यहां क्या बेटा, मीटर। मात्रकों को बदल करके भी आप सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यानी मात्रकों को बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए अगली बात हम आपसे कहते हैं, क्या चीज, कि कौन सी माप कितनी अधिक यथार्थ होगी।
कौन सी माप कितनी अधिक यथार्थ होगी? क्या सार्थक अंकों की संख्या का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है कि कौन सी माप कितनी अधिक क्या होगी? यथार्थ होगी। क्या सार्थक अंकों की संख्या का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? आइए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए, क्या कहा मैंने? क्या सार्थक अंकों की संख्या का यथार्थता पर कोई प्रभाव पड़ता है? आइए समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी हाथी को वेट किया और जब मैंने हाथी का भार नापा, या भार का मतलब मेरा यहाँ द्रव्यमान है, और मुझे प्राप्त हुआ कितना? 3500 किलोग्राम। हाथी का द्रव्यमान मुझे 3500 किलोग्राम प्राप्त हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, 3500 किलोग्राम का तात्पर्य ये है कि हाथी का वेट 3400 किलोग्राम और 3600 किलोग्राम, 3400 किलोग्राम और 3600 किलोग्राम में से ज्यादा करीब किसके है? 3500 किलोग्राम के है। यही इसका मतलब हुआ कि हाथी का जो वेट है वो 3400 के उतना करीब नहीं है, 3600 के उतना करीब नहीं है, जितना करीब किसके है? 3500 के है। यानी हम कहें तो हाथी का भार नापते समय ये यथार्थता मापी गई है कई किलोग्राम तक? 100 किलोग्राम तक। यानी यहां तक कोशिश की गई है कि उसके माप में 100 किलोग्राम तक की यथार्थता रहे। यानी चांस ही नहीं बनता कि हाथी की माप में गलती 100 किलोग्राम से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। बहुत गलती हो जाएगी हाथी को मेजर करने में, तो 100 किलोग्राम से कम की गलती होगी, ठीक है ना? 100 किलोग्राम से ज्यादा की गलती नहीं होगी। यानी 100 केजी की यथार्थता तक नापा गया है। यह भी हो सकता है कि हाथी का द्रव्यमान 3510 केजी या 3490 केजी से ज्यादा करीब ना रहा हो। ज्यादा करीब किसके रहा हो? 3500 केजी। हो सकता है हाथी का द्रव्यमान 3510 केजी के ज्यादा करीब ना रहा हो, 3490 केजी के ज्यादा करीब ना रहा हो। यानी कितने 100 केजी के ज्यादा करीब रहा हो? 3500 केजी के ज्यादा करीब रहा हो। यानी कि आपने जब मेजर किया तो इस चीज का ध्यान दिया कि 10 केजी की भी गलती ना हो। यानी आपने यथार्थता कहां तक बरती है? 10 किलोग्राम तक। यानी ये कहें सही शब्दों में कि आपने तौलते समय इस चीज का ध्यान दिया कि हाथी को अगर नापने में बहुत गलती हो जाए तो 10 किलोग्राम से ज्यादा की गलती ना हो, 10 किलोग्राम से भी कितने की गलती हो? कम की गलती हो, ठीक है ना? हम कह रहे हैं हाथी का माप 3500 है, तो इसका मतलब ये है, ये हो सकता है कि हाथी का मान 3505 किलोग्राम हो, ये भी हो सकता है कि हाथी का मान 3495 किलोग्राम हो, लेकिन 10 किलोग्राम से बड़ा डिफरेंस हाथी को सही एक्चुअल मेजर करने में इससे ज्यादा गलती नहीं होगी। यानी आपने शुद्धता कहां तक बढ़ती है? 10 किलोग्राम तक, ठीक है ना? आपकी यथार्थता 10 किलोग्राम तक है। अब अगली चीज कहते हैं आपसे, हो सकता है हाथी का माप 3501 किलोग्राम अथवा 3499 किलोग्राम से भी ज्यादा करीब न रहा हो, बल्कि ज्यादा करीब किसके रहा हो? 3500 किलोग्राम। इस स्टेटमेंट का यह भी मतलब हो सकता है, यानी 3501 के करीब नहीं था हाथी का द्रव्यमान, 3499 के करीब नहीं था हाथी का द्रव्यमान, 3500 के ज्यादा करीब था। यानी इसका मतलब क्या निकला कि आपने 1 किलोग्राम तक की शुद्धता को यथार्थता पूर्वक मापन किया है। क्यों? आप जो तौले हो हाथी का मांस वो 1 किलोग्राम से कम गलत तौले हो, 1 किलोग्राम से ज्यादा गलती आपसे नहीं हुई है। यानी आपसे बहुत चूक हुई होगी अगर हाथी को मेजर करने में, तो 1 किलोग्राम से भी क्या कम। तो 3500 किलोग्राम को 1 किलोग्राम के डिस्टरबेंस के साथ मापने का मतलब आपने बहुत सही नापा। इतनी बड़ी चीज को केवल 1 किलोग्राम का अंतर आ सकता है। यानी सबसे अधिक शुद्ध आपने मापन, सबसे यथार्थ मापन आपने यही किया है जहां आप में क्या चीज, जहां आप में यथार्थता 1 किलोग्राम तक मापी गई है, ठीक है ना? 1 किलोग्राम से कम की फॉल्ट होगी आपसे, इससे ज्यादा फॉल्ट नहीं होगी। यानी एक निष्कर्ष क्या निकला बेटा? एक निष्कर्ष ये निकला कि सर जरा हम नापें तो यथार्थता को समझने की कोशिश। आपको समझने में तो आ गया होगा सबसे अधिक यथार्थता किसमें है? इस वाले में, हाथी के इस वाले द्रव्यमान में। लेकिन सर हम जानना चाहते हैं कि सबसे अधिक यथार्थता किसमें हुई है हाथी के। हम ये जान तो रहे हैं कि इस वाले में 1 किलोग्राम में, लेकिन हम इस चीज को देखना चाहते हैं। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा इस चीज को हम। तो समझिए कि 3500 किलोग्राम की क्या है? हाथी है। 3500 किलोग्राम की हाथी है। मैं देखूंगा कि हाथी को शुद्ध मेजर करने में
सार्थक अंक का कितना योगदान है, हाथी के वेट को यथार्थता पूर्वक मापने में कितना योगदान सार्थक अंक का है। आओ मैं जरा इसको 10 की घात में लिखूंगा, 3.5 गुणे 10 की घाते 3, मुझे लगता है कि ये यही है 3500 किलोग्राम। आइए मैं इसको 3.50 गुणे 10 की घाते 3 भी लिख सकता हूं, यही आएगा। मैं इसको 3.500 गुणे 10 की घाते 3 तरीके से लिखा। अगर गणित में देखा जाए तो ये तीनों ही एक हैं आंकिक रूप से, गणित में देखा जाए क्योंकि गणित अंधी है, और अगर फिजिक्स से देखा जाए तो इन तीनों में अंतर है। कैसे, जरा इसकी यथार्थता को चेक कर बेटा, इसकी यथार्थता को देखो तो ये कहां तक की यथार्थता रखता है। एक काम करो, इसका क्या लिखो, अल्पतमांक लिखो 0.1 गुणे 10 की घाते 3 kg। जरा इसको सॉल्व करो बेटा, देखो इसमें 2 सार्थक अंक थे, 2 सार्थक अंक थे। जरा देखो तो ये कई अंक तक शुद्ध, मतलब इसकी यथार्थता कितने तक की है, 0.1 का इससे मल्टी करो 100 kg, यानी इसकी यथार्थता कई kg के आसपास है, 100 kg के आसपास। यानी यहां पर त्रुटि 100 किलोग्राम के अंदर अंदर होगी, ठीक है ना। यहां पर देखो जरा, इसमें जरा यथार्थता नापो, इसका अल्पतमांक गुणे 10 की घाते 3 kg, लगभग 10 kg, यानी यहां पर यथार्थता कई kg की है, 10 kg तक की यथार्थता को नापा गया है। यानी यहां माप में त्रुटि लगभग 10 किलोग्राम के अंदर अंदर होगी। जरा यहां पर देखो, यहां पर 3 सार्थक अंक थे बेटा, 3 सार्थक अंक थे यहां पर, यहां देखो 4 सार्थक अंक है बेटा। जरा यहां पर तो निकालो, तो क्या निकालो कि कितने तक यथार्थता है इसकी। अगर आप इसको काट दें तो 1 kg। आप ध्यान दीजिए, जिसमें सबसे अधिक यथार्थता है, सॉरी जिसमें सबसे अधिक सार्थक अंक है, उसकी यथार्थता कई kg तक है, 1 kg। यानी यहां पर होने वाली जो त्रुटि है वो 1 किलोग्राम से भी क्या है, कम है। यानी स्पष्ट रूप से मैं इस चीज को कह सकता हूं कि जिस माप में सबसे अधिक सार्थक अंक होते हैं उसकी यथार्थता भी सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। अब हम आपसे एक चीज क्या कह दिए कि आपको किसी भी माप को प्रदर्शित करने के लिए अगर बहुत बड़े अंक हों तो 10 की घात के रूप में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन 10 की घात के रूप में व्यक्त करते समय आपको सार्थक अंकों का कैसे निरूपण किया जाए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जैसे तमाम सारे माप आपके पास 981 है, तो अगर आप इसको सार्थक अंक के में लिखना, आप जैसे ये है इसको 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो 9.81 गुणे 10 की घाते कितना लिख दीजिए, +2 लिख दीजिए। यहां पर भी 3 सार्थक अंक और यहां पर भी कितने सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। यानी सार्थक अंकों का अगर आप उचित प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से आप ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आपके अंकों का भी लोप नहीं होगा, सार्थक अंकों का भी लोप नहीं होगा और मान भी पूरी तरीके से शुद्धता पूर्वक रहेगा, कोई संदेह नहीं होगा। तो आप पूरी तरीके से सही लिख सकते हैं चीजों को घातों के रूप में, ठीक है ना। अब आइए बेटा हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। कहां आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। किस हेडिंग की ओर, क्या इसका कोई और भी गुण है अथवा कुछ और भी लक्षण है इसके, आइए देखते हैं। अगला लक्षण क्या चीज है, कहा गया है कि सर ये तो अच्छी बात है, मुझे समझ में आई कि सार्थक अंक की संख्या जितनी ज्यादा होगी यथार्थता उतनी ज्यादा होगी, सत्य बात है। तो त्रुटि उतनी ही क्या होगी, कम होगी। कैसे सर, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं त्रुटि उतनी ही कम होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे त्रुटि उतनी ही कम होगी। आइए मैंने मेजर किया किसी राशि को, मुझे मिला एक बार 2.5, एक बार 2.52 और एक बार मुझे मिला 2.52 कितना 0। जरा मैं निकालता हूं त्रुटि कि सर इस सब में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, जबकि इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें 3 सार्थक अंक और इसमें देखें कितने सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। जरा त्रुटि देखा जाए तो यहां त्रुटि निकालिए, तो यहां जब आप त्रुटि निकालोगे तो यहां देखिए त्रुटि अल्पतमांक के बराबर होता है 0.1 बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। यहां त्रुटि 4%। जरा यहां त्रुटि निकालिए, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा, 0.01। ये त्रुटि यही होती है अल्पतमांक के बराबर, सबसे लास्ट में 1 लिख देते हैं, बाकी सबके आगे 0 लिख देते हैं, है ना। सबके लास्ट में 1, बाकी सबके आगे 0। फिर क्या हुआ, 2.52 मल्टी 100, लगभग 0.04% की त्रुटि है, ठीक है ना बेटा। या फिर आप लगभग 0.04% की त्रुटि इसमें पाएंगे, लगभग,
जरा यहाँ देख लो त्रुटि, 10 सबके लास्ट वाले के अंत में 1, बाकी सबके नीचे 0। जरा यहाँ त्रुटि निकालो, 0.001 बटे 2.520 और गुणे क्या 100। यहाँ त्रुटि हम आपको बताएं 0.04%। अब आप देख लीजिए कि जिसमें सार्थक अंक सबसे ज़्यादा है उसमें त्रुटि सबसे क्या है बेटा, कम है। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं त्रुटियाँ उतनी ही कम होती हैं। ठीक है ना। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब सर हमको ये भी बता दीजिए इसी वक्त कि कैसे सार्थक अंकों की पहचान किया जाए। तो सार्थक अंकों की पहचान करने के लिए आपको अगली वीडियो का रुख करना होगा। गुड बाय।